I hope you all will be fine. Today we are going to start with the chapter Respiration in Organism. क्लास 7th का चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 9 है. इसमें हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या प्रोसेस है रेस्पिरेशन की. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. दोनों पार्ट की वीडियो को आप ध्यान से देखिए. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशन समझने से पहले कुछ ऐसी बातें रिवाइज करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये सारी ही चीजें नेसेसरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए. अब क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, हमारी बॉडी जो है इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए पहले इन न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन होती है. डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की डाइजेशन होती है. दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सिंपलर सब्सटेंसेस में इनका ब्रेक डाउन होता है क्योंकि इन सिंपलर सब्सटेंसेस को हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. राइट? हमने पढ़ा था कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंपल शुगर्स बना देते हैं, प्रोटीन्स डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड्स बना देते हैं, और फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. तो अभी तक क्या हुआ, हमने खाना खाया, उसमें प्रेजेंट थे कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए पहले उन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट किया गया हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में. अब जब वो डाइजेस्ट हुए और उनका ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंस में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो ब्लड है उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, हमारे ब्लड में वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया. अब क्योंकि आपका ब्लड जो है वो तो पूरी बॉडी में रन कर रहा है, राइट, इसलिए वो ब्लड जो है उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को आपकी बॉडी के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा. ऑलराइट, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, शुरू से हमें ये भी पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी से करते हैं हम अपनी डेली एक्टिविटीज, वॉकिंग, रनिंग, बात करना, पढ़ाई करना, राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड इवन स्लीपिंग. जितनी भी डेली एक्टिविटीज हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी मिलती है हमें फूड से. राइट? अब फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन होती है और उनका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में. फिर ये सिंपलर सब्सटेंसेस को हमारा ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर लेता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को. लेकिन इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है ये हमने अभी तक नहीं समझा. फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है ये प्रोसेस समझनी है हमें इस चैप्टर में. राइट? अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि डाइजेशन से फूड को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में उनका ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन फूड से एनर्जी कैसे मिलती है वो हम अब समझेंगे. तो ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे ब्लड ने जो एब्जॉर्ब कर लिए, उनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, फिर से उनको ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी, और ये ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से. ये है रेस्पिरेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस का फिर से ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उसमें से हमें एनर्जी मिले. इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन क्या हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमें मिलती है एनर्जी, इसी एनर्जी से हम करते हैं डेली एक्टिविटीज. तो अगर आपको रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब रेस्पिरेशन करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. आपको डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया. डाइजेशन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उन सिंपलर फूड सब्सटेंसेस से एनर्जी कैसे लेनी है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से होता है. ओके,
ओके, तो अब हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। फूड से मिले न्यूट्रिएंट्स, उनकी हुई डाइजेशन, और ये जो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस है उससे हमें एनर्जी मिलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं रेस्पिरेशन कैसे होती है और कहाँ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन कहाँ होती है। वेयर डज रेस्पिरेशन अकर? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के सेल्स में। अब सेल्स की बात निकली है तो सेल्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, ये है एक वॉल, एक बिल्डिंग की वॉल है। कैसे बनी है? एक एक ब्रिक को जोड़ा गया है और उस ब्रिक से ये वॉल बनी है, राइट? ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ वॉल। सिमिलरली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें भी सेल्स प्रेजेंट है, यानी इसी तरह से ट्रिलियंस ऑफ सेल की असेंबलेज से, ट्रिलियंस ऑफ सेल को असेंबल करके बनी है हमारी बॉडी। जैसे ब्रिक से एक बिल्डिंग बनती है, एक वॉल बनती है, उसी तरह से सेल से बनी है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, ठीक है। All organisms are made up of small microscopic units called cell। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्हीं सेल से बने हैं। माइक्रोस्कोपिक क्यों कहा? क्योंकि आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर, एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, ओके। अब सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। देखिए, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, इतने ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। 1 ट्रिलियन भी नहीं कहा मैंने, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपकी बॉडी में, राइट? अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितने ज्यादा सेल हैं। ये देखिए, ये है आपका सेल। अब सेल के अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे ऑर्गेनलीज। अगर आप देखें तो जैसे ये है वैक्यूल, ठीक है, यहाँ ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये है आपकी गोल्गी एपरेटस, ये है आपका न्यूक्लियस। इस तरह से इनको हम कहते हैं ऑर्गेनलीज। ऐसे ही सेल में एक और ऑर्गेनली है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला। तो जो हमारी रेस्पिरेशन है, ये तो हमें पता लग गया कि वो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर होती है, लेकिन उन बॉडी सेल्स में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज हैं, और उस सेल ऑर्गेनली में एक सेल ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर होती है हमारी रेस्पिरेशन। A cell organelle called mitochondria is the site of cellular respiration। अब देखिए, क्योंकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमें क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होती है, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होती है हमारी रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। अब रेस्पिरेशन को डिटेल में समझते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेज होते हैं फॉर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड कंप्लीटली। कुछ ऑर्गेनिज्म अदर पाथवेज को यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ओके। तो इस हिसाब से रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो होती है सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मतलब इस रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए,
लेकिन वहीं ईस्ट जो एक फंजाई है, कुछ बैक्टीरियाज, ये करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ओके, चलिए अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी तक हमें क्या पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आपने सोचा कि ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें भी ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। ये ऑक्सीजन हमें मिलती है उस हवा से जिसे हम ब्रीद करते हैं, राइट? ब्रीदिंग के टाइम आप क्या करते हैं? आप ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। तो इसी हवा से मिलती है हमें ऑक्सीजन और इससे होती है हमारी रेस्पिरेशन। अब देखिए, The air we breathe in is rich in oxygen, ये हम सबको पता है। तो जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो अल्टीमेटली आपके लंग्स तक पहुंचती है। अब जब आपकी ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच गई तो वहां पर लंग्स से वो ऑक्सीजन चली जाती है आपके ब्लड में, और अल्टीमेटली ब्लड से क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन चली जाएगी और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के हर एक सेल में ये ऑक्सीजन चली जाएगी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेल में क्या है, सेल में हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी है, राइट? उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि डाइजेशन हुई, सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ब्लड ने एब्जॉर्ब किया और बाकी सारे सेल्स को वो दे दिया, राइट? तो आपके सेल में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी है, अब आपके सेल में ऑक्सीजन भी पहुंच चुकी है। अब क्या होगा? अब वहां पर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा आपके फूड का फर्दर ब्रेकडाउन और जिससे रिलीज होगी एनर्जी। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं। ओके, तो अभी तक पिक्चर क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन जो है वो हमें मिली हवा से जब हमने ब्रीदिंग की। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑलरेडी हमारे सेल में प्रेजेंट था आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इन दोनों ने मिलकर कर दी रेस्पिरेशन और हमें मिल गई एनर्जी। लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपके सेल में जो फूड प्रेजेंट है, जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसका ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये है आपके एंड प्रोडक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हमें पता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने कहा था ईस्ट में होती है और कुछ बैक्टीरियाज में भी होती है। There are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air, इसलिए हम उन्हें anaerobes भी कहते हैं, and they get energy through anaerobic respiration। अब देखिए, ये जो ईस्ट है वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में इन एब्सेंस ऑफ एयर सरवाइव कर सकता है, इसीलिए हम इसको एनारोबिक कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो रेस्पिरेशन हो गई एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ईस्ट में तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब देखिए, जब हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन की तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस चीज में हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और जब हम ईस्ट की एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। आपको एंड प्रोडक्ट जरूर याद रखने हैं, ठीक है?
ओके, तो हमने अभी देखा कि ईस्ट में जब रेस्पिरेशन होती है तो अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड एनर्जी रिलीज होती है, राइट। इसी वजह से ईस्ट को बेकरीज में यूज किया जाता है डो को फुलाने के लिए, डो का राइज करने के लिए। आपने देखा होगा जब बेकरी आइटम्स बनती हैं तो वो ऐसे फूली हुई होती हैं। आपकी ब्रेड हो गई या पिज्जा का जो बेस होता है, इस तरह की सारी आइटम्स जो होती है वो ऐसे फूली हुई होती हैं, ऐसे फ्लैट नहीं होती रोटी की तरह, राइट। वो क्यों होती है? क्योंकि उनका जब डो बनाया जाता है तो उसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है और ईस्ट की एडिशन से बनती है ऐसा डो जो ऐसा फूला हुआ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब आप अपने डो में ईस्ट डालेंगे तो क्या होगा, आपके डो में जो शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसको आपका ईस्ट जो है कंज्यूम करेगा, राइट, उसको फीड करेगा और उसके बाद रेस्पिरेशन करेगा। और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। हमें पता है इसकी रेस्पिरेशन में अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, राइट। और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई आपके डो के अंदर, आपके आटे के अंदर, तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके आटे में ही ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ये गूंदा हुआ आटा जो है ये ऐसे राइज कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई ना अंदर, उसकी वजह से ये ऐसे राइज कर जाएगा, फूल जाएगा। और जो अल्कोहल प्रोड्यूस हुई इस प्रोसेस के दौरान, वो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ईस्ट को यूज किया जाता है बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि जब उसकी रेस्पिरेशन होगी, जब वो रेस्पिरेशन करेगा, आपने जब उसको डो में डाल दिया और वो रेस्पिरेशन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने की वजह से वो फूल जाएगा, राइट। आपका आटा जो है वो फूल जाएगा और आप उससे बेकरी आइटम्स बना सकते हैं। ओके, तो ये आपने ईस्ट डाला, आपका आटा ऐसे फूल गया और आपने ऐसी बेकरी आइटम्स जो पफ्ड अप होती हैं, ऐसी फूली हुई होती हैं, वो आप इनसे बना सकते हैं। ओके, और यही रीजन है कि ईस्ट को हम ब्रूरीज में भी यूज करते हैं जहां बियर बनती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट अपनी रेस्पिरेशन के दौरान अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, राइट। इसीलिए हम उसे यूज करते हैं इन प्रिपेयरिंग वाइन एंड बियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है जब हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। हमारे जो मसल सेल्स हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसा कब होता है? जब भी कभी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज की, राइट, आपने साइकिलिंग की, आपने दौड़ लगाई, आपने वेट लिफ्टिंग की, इनमें से कुछ भी किया, कुछ भी हैवी एक्सरसाइज की, तो क्या होगा, आपकी मसल सेल्स जो हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या होगा, आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उतनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को अभी सप्लाई नहीं हो रही है, राइट, क्योंकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या होगा कि उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, इस वजह से आपकी जो मसल सेल्स हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए, इस टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जब है, इसके लिए एनएरोबिकली रेस्पायर कर जाएगी, मतलब विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करेगी, राइट। और इसमें क्या होगा कि आपकी मसल सेल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बना देगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। कहने का मतलब ये कि आपकी मसल सेल्स में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा इनटू लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि आपने की हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज की तो आपकी बॉडी की जो डिमांड फॉर एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब आपकी बॉडी कह रही है कि भाई मुझे तो रेस्पिरेशन की जरूरत है, मुझे एनर्जी चाहिए। अब रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए चाहिए आपको ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी ऑक्सीजन तो नहीं इनहेल कर सकते ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो उस समय क्या होगा, आपकी मसल सेल्स जो हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, राइट? ये समझ लिया? ओके, तो हेवी एक्सरसाइज की बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी, एनर्जी भी मिल गई, लोग बहुत खुश हो गए, आज तो बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, हीरो बन गए एकदम। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे आपकी बॉडी में जगह जगह पेन होने लग गई, राइट? आपको मसल क्रैम्प्स पड़ने लग गए, शार्प पेन हो रही है आपकी मसल्स में, राइट? अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। हेवी एक्सरसाइज के बाद आपको मसल क्रैम्प्स इसलिए होते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब भी हेवी एक्सरसाइज होती है तो आपकी मसल सेल्स जो हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पूरी तरह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल आधा ब्रेकडाउन होता है और वो लैक्टिक एसिड बनाता है और उस टाइम के लिए आपको एनर्जी तो मिल जाती है। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है जो आपकी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बना एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, इसकी एक्यूमुलेशन से, इसके होने से आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको शार्प पेन होती है आपकी मसल्स में। ओके, तो अगर कोई भी पूछे कि आपको मसल क्रैम्प्स हेवी एक्सरसाइज के बाद क्यों पड़ते हैं, वो पड़ते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से जो तब बनता है क्योंकि एनएरोबिकली हमारे मसल सेल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, राइट? अब अगर आपने देखा होगा कि अगर आपको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन हो रही है, तो कोई भी आपको कहेगा कि मसाज करा लो या फिर गरम गरम पानी से नहा लो, राइट? अब उससे क्या होता है देखते हैं। देखिए, आपको पड़े मसल क्रैम्प्स, पेन हो रही है, आपने क्या किया, गरम गरम पानी से आप नहा लिए, हॉट वाटर बाथ ली। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है आपके मसल सेल्स में, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करेगी क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन ले जाता है सेल्स तक, राइट? अब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी सेल को तो क्या होगा, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। अब क्या होगा, लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और आपको आपकी दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। आप समझ गए? पेन हो रही थी क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया था आपके सेल में। अब क्या हुआ, जब आपने हॉट वाटर बाथ ली तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन चली गई हर एक सेल में। अब जब ऑक्सीजन चली गई तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और लैक्टिक एसिड जो है उसको ब्रेक डाउन कर देगी ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? अब क्या हुआ, लैक्टिक एसिड खत्म हो गया तो आपकी दर्द भी चली गई एंड यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम योर पेन। समझ गए? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होती है, कहाँ होती है, ये सारी चीजें तो आपको याद रखनी है, लेकिन एंड प्रोडक्ट्स भी आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है? तो तीनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या थे? ग्लूकोज ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और रिलीज हो गई एनर्जी, राइट? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, इसमें क्या क्या बना, इसमें ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसने बनाया अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हो गई एनर्जी। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है इसलिए ईस्ट को हम डालते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में आटे को फुलाने के लिए, राइट? अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको वाइन और बियर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये पढ़ लिया हमने। तीसरी बात हमने पढ़ा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में भी होती है जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, हमेशा नहीं होती है, हमेशा हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, लेकिन जब कभी सिर्फ हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी को बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सिर्फ तब मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब आप याद रख पाएंगे, राइट? एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, एनएरोबिक ईस्ट में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, राइट? और मसल क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि ऑक्सीजन चाहिए, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, और एनएरोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। एंड प्रोडक्ट्स क्या है एरोबिक के? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। आई एम सॉरी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, और एनएरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स क्या है? अगर ईस्ट की बात करें तो उसमें है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और अगर मसल सेल्स में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसकी बात करें तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, राइट। एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और एनएरोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, ये डिफरेंसेस आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि हमारे सेल में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, ऑक्सीजन हमको ब्रीदिंग से मिली और वहां हो गई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स देख लिए, रेस्पिरेशन कैसे होती है वो देख लिया, एंड प्रोडक्ट्स देख लिए, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हमें पता है कि हमें जो ऑक्सीजन जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है वो मिलती है ब्रीदिंग से, राइट। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ब्रीदिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप ब्रीथ नहीं करेंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी रेस्पिरेशन कैसे होगी, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में कि कैसे हम ब्रीथ करते हैं और कैसे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्या क्या होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। So we will meet you in the next video. Thank you.